यहाँ पे हमारे पास रहता है चार तुम्हारा चार हमारा क्या बोल रहे हैं स्पेयर्स रहेंगे। उन चार का कंट्रीब्यूशन, एक का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो जिसके वजह से हम क्या करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, और एक का तुम्हारा पर्टिकुलर यूनिट सेल क्यूब के जैसा दिखता है तो वो क्या हो जाएगा ए क्यूब के बराबर हो जाएगा, और ए का वैल्यू हमको पता है 2√2r लेकर चलते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि यदि पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4 स्पेयर्स इन द यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। परसेंटेज निकालते हैं तो इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 बाई ए का वैल्यू, ए क्यूब का वैल्यू 2√2 आर का होल क्यूब ले लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 74%। ठीक है, 74%। तो ये कहीं ना कहीं हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी होता है जितने भी यूनिट सेल पड़े हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और तुम्हारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको एचसीपी या सीसीपी के नाम से भी जान रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल यदि हम कहें तो क्या हो जाएगा, दो कॉर्नर्स पे तो रहेंगे और साथ में क्या होगा एक बॉडी पे रहेगा। ठीक है, बॉडी के एकदम सेंटर्ड में रहेगा। तो यहाँ पे जब हम डायगोनल निकालते हैं तो ये देखो 3D के फॉर्म में है, तो 3D के फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ हमको लेना पड़ेगा इन ट्राइंगल तुम्हारा एक प्लेन पे है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं एक प्लेन पे है तो इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल हम कुछ इस तरह से लेंगे कि F से लेकर B तक हमको क्या करना है, F से लेकर A तक हमको नापना है। ठीक है, EFD, तो EFD कहाँ है हमारा, F यहाँ है, D यहाँ है और E, वेयर इज E, ये हमारा E है। ठीक है, तो ये हम EFD यदि लेकर चलते हैं तो यहाँ हमको क्या करना होगा, EFD से हम क्या कर सकते हैं तुम्हारा ये जो वैल्यू है FD का वैल्यू वो निकाल सकते हैं। तो FD का वैल्यू वो कितना आ जाएगा हमारा √2a के बराबर आ जाएगा। अब तुम ले सकते हो इन ट्राइंगल AFD। ठीक है, AFD, तो AFD में ये वाला वैल्यू √2a और ये a, तो जो AF का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा √3a आ जाएगा। ठीक है, √3a आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम कि ये √3a नथिंग बट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी अगेन तुम्हारा 3 स्पेयर का, यहाँ रेडियस 1, यहाँ 2 रेडियस, यहाँ 1 रेडियस, तो टोटल 4 रेडियस हो गए। तो √3a इज इक्वल टू 4r और a का वैल्यू हमको मिलता है 4r/√3। ठीक है, और अगेन तुम्हारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होता है कॉर्नर्स पे रहते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 प्लस तुम्हारा एक पूरा का पूरा बॉडी में रहता है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल जो होगा इन बॉडी सेंटर्ड वो हमारा 2 होता है। तो उसको हम यूज करते हैं 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगेन हम निकालेंगे जब पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे यहाँ पे 2 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइड बाय 4/3 आर का होल क्यूब, तो यहाँ हमको मिलता है 68%। ठीक है, तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी क्या है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल से कम है। उसके बाद हम प्रिमिटिव यूनिट सेल सिंपली पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस को यदि हम देखें तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा कि सिंपली जो है कॉर्नर्स पे रहते हैं, तो कॉर्नर्स पे रहने के बाद 2 ही स्पेयर आएंगे। रुको, उसका भी फिगर है हमारे पास, ये 2 ही फिगर 2 ही आ रहे हैं H और A को लेके, तो ये क्या होगा R और R 2R बराबर A हो जाएगा। ठीक है, 2R बराबर A, तो ये एक रिलेशन आ गया हमारा। और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो होगा सिर्फ एक ही तुम्हारा एक ही एटम का या फिर पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब के जगह पे हम 8r क्यूब इंटू 100, तो यहाँ हमको मिलता है 52.4%। ठीक है, तो सबसे कम जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है, मतलब सबसे ज़्यादा वॉइड जो होंगे, खाली जगह रहता है, वो तुम्हारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता है। वेरएज अदर्स जो होते हैं तुम्हारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और तुम्हारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, उसमें फेस सेंटर्ड का वॉइड जो है वो सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, सबसे कम पाया जाता है उसमें। नेक्स्ट वन, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। तो डायमेंशंस हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हमको ए क्यूब मिलता है। यदि मास हमको निकालना है तो नथिंग बट क्या करते हैं, जो एटम्स है उसको डेंसिटी से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो
डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। और मास कैसे निकालेंगे, तो वो हो जाएगा मोलर मास बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस Na से जो एवोगैड्रो नंबर से हम डिनोट कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू आएगा मास ऑफ सब्सटेंस क्या आ जाएगा, ये नथिंग बट Z इंटू एम आ जाएगा, और Z इंटू एम बाई ए क्यूब, और Z जो स्मॉल m है, स्मॉल m को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल M बाई Na, कैपिटल M बाई Na, और ये इसको जब इक्वेट करेंगे तो D का वैल्यू आ जाएगा Z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू Na वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इन पैरामीटर्स को यूज करते हुए कभी हो सकता है डेंसिटी निकालने के लिए बोल दिया जाए, कभी यहाँ हमको कहा जाए कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, फर्दर क्वेश्चन को आगे करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी है एक क्वेश्चन, तो फर्दर डिस्कस कर सकते हैं ये सारी चीज को। अब नेक्स्ट वन, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो डिफेक्ट्स हम दो तरीके से लेके चलते हैं। ब्रॉडली यदि कहें तो तुम्हारे क्या हो जाएगा, डिफेक्ट्स नथिंग बट क्या हो जाएगा कि हो सकता है कि उस पर्टिकुलर जो सॉलिड है उसमें से कुछ एटम्स बाहर चले जाए या फिर कुछ एक्स्ट्रा एटम्स आ जाए। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड करते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स। और इसमें क्या होगा, लाइन डिफेक्ट से ज़्यादा हम पॉइंट डिफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पॉइंट डिफेक्ट्स नथिंग बट इरेगुलरिटी ऑफ डेविएशन ऑफ आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ठीक है। और लाइन डिफेक्ट में क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर आइडियल अरेंजमेंट में एक रॉ ही तुम्हारा लेटेस्ट पॉइंट्स का गायब हो जाता है। और दिस रेगुलरिटीज आर कॉल्ड एज क्रिस्टल डिफेक्ट्स, ठीक है। लाइन डिफेक्ट से वैसे क्रिस्टल डिफेक्ट आता है। तो मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पॉइंट डिफेक्ट्स। और टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स यदि देखें तो इसको भी हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। क्या क्या है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो यदि हम देखें स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स को, तो ये सिंपली क्या हो जाता है कि तुम्हारा द पॉइंट डिफेक्ट्स that do not disturb the stoichiometry of the solid, तो that's why they are called as intrinsic और thermodynamic defects, ठीक है। थर्मोडायनेमिक मतलब चेंज इन हीट के वजह से डिफेक्ट्स आएंगे, इसमें ओवरऑल स्टोइकोमेट्री में कोई चेंजेस नहीं आता है। इसका स्टोइकोमेट्री का एक यदि देखें वैकेंसी डिफेक्ट, तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लैटिस पॉइंट जो होते हैं वो वैकेंट हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा कि when some of the lattice sites are vacant the crystal is said to be vacancy defect, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट हम क्या करते हैं, द डिफेक्ट ऑल्सो डेवलप्ड व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। जब इसको हीट करते हैं तो ओवरऑल ये क्या करता है, वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट करवाता है। और यदि वैकेंसी क्रिएट होगा तो डेंसिटी ओवरऑल क्या करेगा, वो डिक्रीज करवाएगा, ठीक है। क्योंकि मास उसमें से लूज हो रहा है तो वो क्या करेगा, तुम्हारा वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी को घटाता है। नेक्स्ट वन है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये भी स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। इसमें मेनली क्या करते हैं, तुम्हारा व्हेन सम कंसिडर्ड पार्टिकल्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट द क्रिस्टल इज सेड टू बी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो मेनली क्या होता है कि तुम्हारा यदि देखो इंटरस्टिशियल का यदि हम डायग्राम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये अरेंजमेंट है, इसमें एक एक्स्ट्रा एटम आकर यदि रुक जाता है तो उसका वजह से हम क्या कहते हैं, उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज ऑल्सो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो यहाँ क्या करेगा, ओवरऑल एक नया एटम आकर जुड़ जा रहा है तो ये क्या करेगा, डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो ओवरऑल क्या मिलता है, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एज एक्सप्लेन्ड अबव एज शोन इज बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। तो ये हमारा क्या होता है, नॉन आयनिक सॉलिड्स के जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है वही ये या तो वैकेंसी डिफेक्ट शो करेंगे या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शो करेंगे। और ये हमेशा ही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो सिंपल वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट से भी आयनिक के केस में फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या जा रहा है, दिस डिफेक्ट आर शोन इन बाय आयनिक सॉलिड्स। वो सारे तुम्हारा वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट सिंपली नॉन आयनिक सॉलिड्स दिखा रहे थे, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट जो होता है वो मेनली तुम्हारा दिखाएंगे बाय आयनिक सॉलिड्स। तो यहाँ पे क्या होगा,
ये एक तरह का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, फ्रेंकल डिफेक्ट जो है। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट to an interstitial site. It creates the vacancy defect at its original site and interstitial defect at new location. तो ओवरऑल क्या हो जाता है, फ्रेंकल डिफेक्ट जो होता है इसको हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि तुम्हारा फ्रेंकल डिफेक्ट में जहाँ तुम्हारा ये देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जा रहा है, लेकिन कहीं पे जाके पॉजिटिव चार्ज यही जाकर रुक जा रहा है। तो यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट करवा रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जैसा दिखा रहा है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, कोई ना मास गेन किया है ना लूज किया है, तो जिसके वजह से ये क्या होता है, डेंसिटी रिमेन्स सेम रहता है। ठीक है, इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो फ्रेंकल डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, और ये मेनली आयनिक सब्सटेंस दिखाते हैं। तो ये किसके वजह से होता है, लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस, कैटायंस और एनायंस का साइज यदि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो ही ये डिफेक्ट शो करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ZnS है, AgCl है, AgBr है, AgI है, तो ये सारे में क्या हो जाएगा, Zn2+ और Ag2+ का साइज बहुत छोटा होता है, इसके वजह से ही ये फ्रेंकल डिफेक्ट शो करेंगे। नेक्स्ट वन है अबाउट स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या हो जाएगा हमारा कि ये भी तुम्हारा वैकेंसी डिफेक्ट आयनिक सॉलिड्स में दिखाते हैं, जबकि इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन किया जाता है। मिसिंग ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ कैटायंस और एनायंस दोनों ही निकल जाते हैं इसमें से। तो क्या हो जाएगा, लाइक सिंपल वैकेंसी में हम सिर्फ उसमें से एटम्स बाहर आ जा रहे थे, और तो स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन बाहर आ जाते हैं। तो ओवरऑल इसमें से मास बाहर आ रहा है, तो डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल है NaCl का, NaCl ये क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर से यदि इसको थोड़ा सा हीट किया जाए तो ओवरऑल ये क्या करते हैं, तुम्हारा बाहर निकल जाता है। और इस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा कि वैसे आयनिक सॉलिड से दिखाएंगे जिनका ऑलमोस्ट जो कैटायन और एनायन का साइज है वो बराबर दिखता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल NaCl है, KCl है, CSCl है, AgBr है। तो ये सारे क्या करते हैं, तुम्हारा फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। इसमें से एक एग्जांपल ये जो है AgBr जो है, ये फ्रेंकल डिफेक्ट एज वेल एज स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है। ठीक है, शो करता है। नेक्स्ट वन है अबाउट इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट के केस में क्या हो जाता है कि जब NaCl को हम हीट करते हैं लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2 के साथ, तो क्या करता है वो उसमें से Na जो है वो क्या करता है, Na का प्लेस को ऑक्युपाई कर लेता है Sr2+। तो Sr2+ में चार्ज 2 है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाने के लिए ये क्या करता है, 2 Na+ को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, 2 Na+ को रिप्लेस कर देता है, तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और खाली हो जाने की वजह से कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट हो जाता है। तो ये कौन कौन शो करता है, तो CdCl2 और AgCl भी, CdCl2 के साथ AgCl भी ये शो करता है NaCl में SrCl2 के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और फर्दर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।